अर्थ में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के सर्वाइवल के लिए कुछ बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं जिनका होना बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। ये वो लाइफ प्रोसेसेस हैं जो कि अगर सही तरीके से चल रहे हों तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो लाइफस्टाइल है, उनका जो सर्वाइवल है वो बहुत ईजी हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे। सीजी बोर्ड क्लास 10 साइंस चैप्टर 7 लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। यही वो सारे बेसिक प्रोसेस है जिनके बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन से। पहले एक जनरल सा इंट्रोडक्शन है कि जो भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सर्वाइवल के लिए यही 4 प्रोसेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होते हैं। अब ये सारे प्रोसेस के थ्रू ही उस जो ऑर्गेनिज्म है उसको एनर्जी मिलता है और इस एनर्जी से वो इन सारे प्रोसेस को मतलब जो कैरी कर रहा था, तो प्रोसेसेस के वजह से ही एनर्जी भी मिल रहा है और इसी एनर्जी से फिर वो इन प्रोसेस को रिपीट भी कर पा रहा होता है। तो ये पूरा एक सर्कुलर फॉर्म में चल रहा होता है। अब ये जो एनर्जी है वो फूड से ही तो मिलता है हम लोग को। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे को एनर्जी का जो एक सेम सोर्स होता है, और वो सोर्स क्या है? सन है। सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। तो पहले हम लोग पढ़े हैं फूड वेब्स के बारे में, जहाँ पे प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो इस प्लांट्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो फूड वेब हो या फूड चेन हो, सबका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो क्या होता है? एक प्रोड्यूसर होता है, और प्रोड्यूसर जो है वो प्लांट्स हैं। अब ये जो प्लांट्स हैं वो जो है फूड को जब प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए उनको सोलर एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहता है। उस सोलर एनर्जी का यूज़ करके वो लोग कार्बन कंपाउंड से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, और इसीलिए हम लोग प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो जो कंज्यूमर्स हैं वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर, और इन्हीं प्रोड्यूसर्स के ऊपर सारा ही लिविंग वर्ल्ड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। तो इन प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर का जो लाइफस्टाइल है उन सब में कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं और साथ ही में कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी हैं। जब हम लोग सिमिलैरिटीज़ की बात करते हैं तो वो ये है कि हर किसी को फूड रिक्वायर्ड है। डिसिमिलैरिटी का बात करें तो जो प्रोड्यूसर है उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप होगा, जिसके थ्रू मतलब वो लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं अपना लाइफस्टाइल, वो सिंपल सब्सटेंस से स्टार्ट करते हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वहीं पे जो कंज्यूमर्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स से। इनका जो लाइफ प्रोसेस है, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, मतलब मल्टी सेल्यूलर चीज़ों की बात हो रही है, चाहे वो प्लांट्स रहें या एनिमल्स रहें, वो सब कुछ ये सारे प्रोसेसेस को एक बहुत ही स्पेशली अरेंज्ड सिस्टम के थ्रू करते हैं, जिसको कि हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इस ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो वो पढ़ेंगे हम लोग, डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स। हम लोग पहले पढ़े हैं सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो सेल्स के साथ में। मतलब यहाँ जैसे ये ग्राफ भी दिया है, यहाँ पे लेंथ ऑफ सेल और इस साइड में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ है। जैसे जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि सेल का जो लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, वैसे वैसे यहाँ पे सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का भी कर्व आपको दिख रहा है, डिक्लाइन होता हुआ कर्व दिख रहा है। जब यहाँ हम लोग सेल इंक्रीज कर रहे हैं तो कर्व डिक्लाइन होते जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे साइज या डायमीटर बढ़ता है सेल का, उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और वो डिक्रीज हो जाता है तो उनका रेट ऑफ फंक्शनिंग भी डिक्रीज होते जाता है। सिंपल मतलब ये है कि जो सेल है वो जैसे जैसे इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि वो दोनों, जब जैसे कोई एक सेल है उसके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल थे जिसके थ्रू वो सेल जो है वो फंक्शन कर रहा था। अब जब नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और वो जो रिसोर्सेज हैं वो किसी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट है, तो उसके वजह से क्या होगा कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो दूसरे सेल तक ईजिली पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो जब ये उन तक पहुंचने में जब वो फेल हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, इस कोऑर्डिनेशन डिफरेंस की वजह से सेल का जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसी फंक्शनिंग को सही रखने के लिए ये होता है कि ये जो सारे सेल है किसी भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में, ये जो सारे सेल है वो इस रिसोर्सेज के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर पाएँ, उसके लिए उन सब में एक बहुत ही स्पेशल सा यूनिक सा सिस्टम बना हुआ होता है। और इस सिस्टम में हम लोग ये 3 पॉइंट्स को पढ़ेंगे कि जो सेल है वो फर्स्ट थिंग क्या दिया है, अनफोल्डिंग इन लेयर्स रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन और पासेज ऑफ मटेरियल। यानी कि जो सेल है उनके लेयर्स जो है वो अनफोल्डेड रहते हैं, एक दूसरे में जैसे वो फोल्डेड रहते हैं, ताकि उनका एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए और मटेरियल का पासेज ईजिली वहाँ पे हो पाए। उसके बाद एन अरेंजमेंट बाय विच सेवरल सब्सटेंसेस may be carried collectively via certain fluids, thereby increasing rate of transport। एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसके वजह से जब हम लोग को फ्लूइड्स कैरी करने हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारे फ्लूइड्स एक साथ ही कैरी हो जाए और उसके वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो, बढ़ जाए। उसके बाद एक ऐसा मैकेनिज्म जो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दे, जैसे कि सेक्रीशन ऑफ म्यूकस, उससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होता है, और फ्रिक्शन कम होगा
तो ट्रांसपोर्ट वाला वर्क जो है वो ईजी हो जाएगा। इस फ्रिक्शन के लिए जैसे म्यूकस सेक्रेट हो रहा है वैसे ही मतलब सिंपल है कि हम लोग को मॉइस्ट सरफेस चाहिए। नेक्स्ट है फेवरेबल कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शंस टू टेक प्लेस। हमारे बॉडी में बहुत ही सारे केमिकल रिएक्शंस हैं जो कि हर वक्त हो रहे होते हैं और ये सारी केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए फेवरेबल कंडीशंस चाहिए होते हैं। जैसे हम लोग बेसिक साइंस एक्सपेरिमेंट्स में भी पढ़े हैं ना कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को कैरी आउट करना हो तो उसके कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं, तो बॉडी में भी वो सारे कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल होने चाहिए तो ही ये सारे एक्सपेरिमेंट सही से हो पाएंगे। तो लेसन 1 में जब हम लोग इवोल्यूशन के बारे में पढ़े हैं तब वहाँ से हम लोग को समझ में आया कि इवोल्यूशन के थ्रू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हो उन सब में कुछ ऐसे सिस्टम्स जो हैं वो डेवलप हुए हैं जिसके वजह से वो क्या कर पाते हैं, अपने आसपास के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट कर पाते हैं एंड इसी अडाप्टेशन के थ्रू वो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर आपने इवोल्यूशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको अभी शो हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं अब कि इस एवोल्यूशन के थ्रू जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फंडामेंटल्स अरेंजमेंट देखने के लिए मिले, डेवलपमेंट हुआ और क्या डेवलप हुआ, एक सिस्टम डेवलप हुआ मेम्ब्रेन्स का जिसमें रिएक्शन साइट्स ट्यूब्स वगैरह सारे प्रेजेंट हो। जैसे कि फोटो देखो जब 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की हम लोग बात कर लें, लाइक प्लांट्स हैं जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी, तो उनमें अगर कोई सिस्टम चाहिए तो उन लोग को क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है और उसके बाद जो फूड प्रिपेयर हुआ उसको ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो उसके लिए उन लोग को चाहिए रिएक्शन साइट्स चाहिए जहाँ पे रिएक्शन हो। कौन सा रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। एंड उसके बाद चाहिए ट्यूब्स, ये ट्यूब क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है फोटोसिंथेसिस का उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये हो गया इनका रिक्वायरमेंट। वहीं पे अगर हम लोग अदर ऑर्गेनिजम्स की बात कर लें, फॉर एग्जांपल एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स की बात कर लें, तो उनके लिए कौन कौन सा सिस्टम रिक्वायर्ड हो जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये सारे ही सिस्टम्स को हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो इस टाइप से हुआ ऑर्गन सिस्टम का डेवलपमेंट। अब यहाँ पे ये जो ऑर्गन सिस्टम है वो सारे ही लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, सब में ही फूड का रिक्वायरमेंट होता है ताकि उनको न्यूट्रिशन मिल सके। तो इस न्यूट्रिशन का जो स्टार्टिंग स्टेट है वो क्या होगा, फूड का इनटेक। सबसे पहले फूड लेना पड़ता है, उसके बाद बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करता है एंड उसके बाद उसको यूज़ करके वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा एंड एनर्जी रिलीज करने के बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल होगा उसको एक्सक्रीट कर देगा। इन सारे प्रोसेसेस को हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अब डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत ही वास्ट है एकदम, और यहाँ जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो पहले हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सेम चीज़ को फिगर को दिखा करके भी एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे डाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो पूरा कैरी आउट होता है। तो जो फूड है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे बॉडी में एनर्जी देते हैं। अब वो जो एनर्जी है या फिर वो जो फूड कंपोनेंट्स हैं वो हमारे बॉडी के और भी बहुत सारे फंक्शनिंग में रिक्वायर्ड होता है, जैसे कि बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और ये जो एनर्जी है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो फूड कंपोनेंट्स के ब्रेकडाउन से, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, इन्हीं कंपोनेंट्स के ब्रेकडाउन से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। अब ये सारे कंपोनेंट्स को ब्रेकडाउन के लिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म्स प्रेजेंट होते हैं। इन कंपोनेंट्स के अलावा और भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड है, जैसे कि वाइटामिन्स, मिनरल्स, सॉल्ट, वाटर। तो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जो है वो हेल्प करता है कि हम लोग के बॉडी में जो भी रिक्वायरमेंट है उन सारे रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल करे एंड उन सब चीज़ों को वो हमारे ब्लड तक पहुंचा पाए। इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का ज़रूरत होता है, बहुत सारे सेल का ज़रूरत होता है जो हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली फंक्शनिंग कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शुगर की बात करें तो बॉडी में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मतलब शुगर जो है उसका रिक्वायरमेंट तो हमेशा रहता है। शुगर क्या है, एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, तो ये शुगर का रिक्वायरमेंट हमेशा रहता है हमारे बॉडी में। अब अगर सेल अगर फंक्शनिंग कर रहा है तो उस फंक्शनिंग में ये शुगर जो है वो यूज़ होते जाता है एनर्जी के फॉर्म में। तो एक टाइम पे फिर ये जो शुगर लेवल है वो तो डाउन हो जाएगा बॉडी में। जब ये डाउन हो जाएगा तो वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है और उसके बाद हमारा ब्रेन उसके रिस्पॉन्स में हमारे स्टमक के जो मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है एंड इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से माइल्ड पेन फील होता है, हल्का सा पेन होगा और मतलब हंगर पैंग्स आते हैं। सिंपल सी बात है। ये प्रोसेस है क्या कि शुगर जो है वो पूरा यूटिलाइज हो चुका है और अब सेल को फंक्शनिंग के लिए और शुगर का रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स उसको और फूड चाहिए और इसीलिए हम लोग को हंगर पैंग्स आते हैं। तो ये रीज़न होता है भूख लगने का। थिंक ऑफ सम सिचुएशंस दैट मेक यू फील हंग्री। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ फेवरेट डिशेस वगैरह भी जब हम लोग को दिखते हैं तो भी तुरंत से भूख लगने लगता है। इसका क्या रीज़न है, सोचिएगा।
हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अराउंड 27 फीट लॉन्ग होता है। ये जो ट्यूब है वो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक एक्सटेंडेड रहता है और इसी ट्यूब को हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या फिर गट बोलते हैं। तो इस ट्यूब में हमारे बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नेम से इस ट्यूब को जाना जाता है। जैसे यहाँ पे अगर इस फिगर में देखोगे तो ये ट्यूब, ये जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, माउथ से लेकर के एनस तक जो ट्यूब दिया है, तो उसको आप डिफरेंट नेम्स दे सकते हो ना। ये जो माउथ से स्टार्ट हुआ तब हम लोग इसको ईसोफेगस बोलते हैं, उसके अंदर वो आया है इस वाले रीजन में हम लोग इसको स्टमक बोलते हैं, और अंदर वो आता है तो ये जो अंदर में रीजन है इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन्स बोलते हैं। फिर उसके बाद वाला ये जो रीजन स्टार्ट होता है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, इधर एंड में उसको एनस बोलते हैं। तो इतना सारा जो उसका नेम आ रहा है ये सब कुछ क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, गट। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें उसके जो वॉल्स होते हैं वो बहुत ही फोल्डेड लेयर से बना हुआ होता है। बहुत सारे फोल्ड्स मतलब प्रेजेंट होते हैं उसमें। किसी किसी जगह पे एकदम फोल्डेड है जैसे कि वो इंटेस्टाइन्स के पास में, वहीं पे किसी किसी जगह पे वो एकदम स्मूथ होता है जैसे कि वहाँ माउथ से लेकर के स्टमक तक जो जा रहा था ईसोफेगस वहाँ पे। कुछ एरिया में जो इसका वॉल है वो उसमें बाहर साइड से मतलब इस टाइप से ट्यूब्स वगैरह बने हुए होते हैं जो कि कुछ ऐसा मतलब उसमें एरिया गैप्स देते हैं जहाँ से जो भी सब्सटेंस सिक्रीट हो रहा है ना बाहर डाइजेशन में हेल्प करने वाला, वो सारा सब्सटेंस जो है वो उस ट्यूब के अंदर आ पाए। उसके वॉल्स कुछ जगह पे मतलब ऐसे होते हैं। एंड कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया जो कि हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया जो कि स्टमक में प्रेजेंट होता है, और वहीं कुछ ऑर्गेन्स भी है जैसे लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, जो कि हमेशा कुछ ना कुछ सब्सटेंस सेक्रीट कर रहे होते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो सारे सब्सटेंस को फिर वो एब्जॉर्ब कर पाए, वो सारा एडाप्टेशन हमारे जो ट्यूब है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें होता है। ये जो भी सारे ग्लैंड्स हैं उन सब का जो सेक्रीशन है वो क्या करता है, मेन डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्प करता है डाइजेशन में। जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे फूड में उन सबको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करने के प्रोसेस को ही हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। तो अब प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे होता है? डाइजेशन जो है वो सबसे पहले तभी स्टार्ट हो जाता है जब हम लोग फूड इनटेक करते हैं। फूड जैसे लिए उनको च्यू करना स्टार्ट किए उसी टाइम से डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे फर्स्ट क्या होता है कि जो हमारा सलाइवा है वो मिक्स होता है फूड के साथ में। तो हमारे माउथ में बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें से 3 पेयर जो हैं वो थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। इन्हीं 3 पेयर को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है जस्ट बिकॉज वो बड़े साइज़ के हैं, और बाकी ऐसे बहुत ही सारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो 3 ग्लैंड्स हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको दिया नहीं है तो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन तो भी इनकी पोजीशन की बात करोगे तो कान के पास में होता है, एंड उसके बाद आपके लोअर जॉस के पास में होता है, टंग के नीचे होता है। इन सारे रीजन्स में ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। एंड इन सलाइवरी ग्लैंड्स का मेन फंक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि स्टार्च एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का। इनके डाइजेशन में ये सलाइवा जो है वो हेल्प करता है। अब उसके लिए हम लोग उसको एक एक्टिविटी से पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, व्हीट फ्लोर लेना है मतलब कि गेहूँ का आटा 1 टीस्पून तक। उसके बाद आप उसको या फिर उसकी जगह पे जैसे आप कोई भी स्टार्ची सॉल्यूशन ले सकते हैं ना, जैसे राइस को बॉईल किए तो उसका जो वाटर आ रहा है उसको ले सकते हैं। उसके अलावा आपको चाहिए डिस्टिल वाटर, ड्रॉपर, आयोडीन सॉल्यूशन और 2 बीकर, 2 टेस्ट ट्यूब और 1 टेस्ट ट्यूब स्टैंड। अब आप एक बीकर लो और उस बीकर में हाफ टी स्पून जो है व्हीट फ्लोर डालो और उसके बाद डाइल्यूट डिस्टिल वाटर डालेंगे एंड एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। अब इस सॉल्यूशन में हम लोग को फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन डालने हैं, एंड उसके बाद हम लोग को देखना है कि उसका जो कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज होता है कि नहीं। अगर वो कलर जो है वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जा रहा है दैट मीन्स कि उसमें आयोडीन प्रेजेंट है, मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन तो हम लोग ऐड किए ना, तो मतलब सिंपल चीज़ है, आयोडीन जो है वो स्टार्च टेस्ट के लिए यूज़ होता है। किसी भी सब्सटेंस में अगर स्टार्च प्रेजेंट है और उसमें हम लोग आयोडीन डालेंगे तो वो सब्सटेंस जो है वो ब्लूइश ब्लैक कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग व्हीट फ्लोर का जो सोल्यूशन बनाए थे उसमें जैसे ही आयोडीन डाले और अगर वो ब्लू ब्लैक हो गया दैट मीन्स वहाँ पे स्टार्च प्रेजेंट है, तो हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट आगे कैरी आउट कर सकते हैं। अगर कलर चेंज नहीं हो रहा है तो फिर हम लोग को एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने से पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो हम लोग व्हीट फ्लोर डाल करके बीकर में जो सोल्यूशन बनाए थे उसमें और व्हीट फ्लोर डालना पड़ेगा तब तक जब तक आयोडीन डालने पे उसका कलर चेंज ना हो। अब ये जो व्हीट फ्लोर है जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं उसके 20 से 25 ड्रॉप्स जो हैं वो आपको 1-2 टेस्ट ट्यूब्स जो हम लोग लिए थे उन दोनों टेस्ट ट्यूब में डालना है। जैसे टेस्ट ट्यूब ए और बी उसको लेबल कर दो। अब टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग सलाइवा डालेंगे और टेस्ट ट्यूब बी में कुछ नहीं डालेंगे, एंड कुछ टाइम के बाद हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस पूरे सेटअप को। अब इन दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे फिर से और ऑब्जर्व करेंगे कि टेस्ट ट्यूब ए और बी में क्या सारे चेंजेस आ रहे हैं। अब क्वेश्चंस यहाँ पे क्या क्या दिए हुए हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन आफ्टर एडिंग आयोडीन टू बोथ टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी दोनों ही ट्यूब में जब हम लोग आयोडीन डाले तो क्या होगा,
एक टेस्ट ट्यूब होगा जिसका कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा और एक का नहीं होगा। तो व्हाई डू यू थिंक दिस मे बी हैपेंड? अब ऐसा क्यों हुआ होगा? अब क्यों हुआ होगा उसका रीज़न देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस में कलर चेंज हुआ और किस में नहीं हुआ। तो हम लोग जिस टेस्ट ट्यूब ए में जहाँ सलाइवा डाले थे उसमें कलर जो है वो चेंज नहीं होगा, और टेस्ट ट्यूब बी जिसमें कुछ भी नहीं डाले थे उसमें कलर जो है वो फिर से चेंज हो जाएगा। कलर चेंज होने का मतलब है कि जो सॉल्यूशन जो है टेस्ट ट्यूब में उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है, और कलर चेंज नहीं होने का मतलब है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। लेकिन जब हम लोग दोनों ही जो स्टार्टिंग में जब सॉल्यूशन बनाए थे और वहाँ स्टार्च टेस्ट किए थे तो वो तो पॉजिटिव आया था। उसी सॉल्यूशन को हम लोग दोनों टेस्ट ट्यूब में डाले, एक में सलाइवा डाले एक में नहीं डाले, तो जिसमें नहीं डाले उसका कलर चेंज नहीं हुआ, लेकिन जिसमें कलर चेंज हुआ और जिसमें डाल दिए हैं उसमें चेंज नहीं हुआ। दैट सिंपली मीन्स कि जिसमें हम लोग सलाइवा डाले वो क्या किया कि स्टार्च को वो पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया वहाँ से। अब स्टार्च है ही नहीं तो कलर चेंज कैसे होगा? तो इससे क्या पता चला सलाइवा का क्या इफेक्ट पड़ा व्हीट फ्लोर पे, वो व्हीट फ्लोर को डाइजेस्ट कर दिया। तो यही जो प्रोसेस है वो हमारे स्टमक में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करने का काम जो सलाइवा है वो स्टार्ट कर देता है हमारे माउथ में ही। नेक्स्ट अब क्योंकि हम लोग तो लिए थे 2 टेस्ट ट्यूब, 2 बीकर्स भी और 2 टेस्ट ट्यूब भी, मतलब एक्सपेरिमेंट आगे भी कैरी आउट होगा। अब हम लोग को करना है, अब ये टेस्ट करना है कि ये जो सलाइवा है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल मीडियम में इस सलाइवा के नेचर में क्या सारे चेंजेस आते हैं। तो फिर से वही व्हीट फ्लोर का सोल्यूशन बनाएंगे और इस बार 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब लेंगे, ए, बी और सी, और तीनों में हम लोग 8 to 10 ड्रॉप्स लेमन जूस लेंगे। तीनों में नहीं, एक में। टेस्ट ट्यूब ए में लेमन जूस डालेंगे 8 to 10 ड्रॉप। टेस्ट ट्यूब बी में हम लोग को डालना है वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन, और टेस्ट ट्यूब सी में हम लोग को डालना है डिस्टिल वाटर। और उसके बाद यूनिवर्सल लिटमस पेपर से हम लोग को तीनों को टेस्ट करना है, तीनों का नेचर। अब टेस्ट ट्यूब ए में हम लोग लेमन जूस डाले हैं, दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर का हो जाएगा। टेस्ट ट्यूब बी में वॉशिंग सोडा डाले हैं, दैट मीन्स वो बेसिक नेचर का हो जाएगा। और टेस्ट ट्यूब सी में डिस्टिल वाटर है, यानी कि वो न्यूट्रल नेचर का है। तो तीनों टेस्ट ट्यूब का नेचर हम लोग को पता चल गया, एक एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल है। अब इन तीनों में हम लोग को 20 to 25 ड्रॉप्स व्हीट फ्लोर डालना है, सेम वही व्हीट फ्लोर सोल्यूशन। और फिर सिमिलरली हम लोग को इनमें सलाइवा डालना है। एंड अब देखना है अराउंड 2 आवर्स के बाद कि अब आयोडीन टेस्ट से क्या रिजल्ट आता है। इसमें ए बी सी तीनों में ही हम लोग को पता है एक एसिडिक, एक बेसिक, एक न्यूट्रल है। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है। तो टेस्ट ट्यूब ए हो गया एसिडिक, बी हो गया बेसिक और सी हो गया न्यूट्रल। उसके बाद पूछा है ए बी सी तीनों में से स्टार्च किस में प्रेजेंट है, किस में दिख रहा है कि हाँ स्टार्च प्रेजेंट है। तो देखो, जब हम लोग स्टार्ट किए थे सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन लिए थे व्हीट फ्लोर का, और उसके बाद सलाइवा हम लोग उसमें डाले हैं। तो क्या स्टार्च के प्रेजेंस के बारे में वो टेस्ट ट्यूब क्या बता रहा है? अब इस एक्टिविटी में टेस्ट ट्यूब बी और सी है, उनमें सलाइवा का थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलता है स्टार्च के ऊपर, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब ए है उसमें स्टार्च का कोई इफेक्ट दिखा ही नहीं। मतलब ये कि जब आप आयोडीन टेस्ट किए तो सॉल्यूशन ए, बी और सी में आपको कलर चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ए में दिख रहा है कि कलर चेंज हो जा रहा है, यानी कि ए में जो भी सारा स्टार्च मॉलिक्यूल प्रेजेंट था उन सबको कुछ चेंजेस आया ही नहीं, सलाइवा उसके ऊपर कोई वर्क किया ही नहीं। लेकिन बी और सी में सलाइवा वर्क किया और उस स्टार्च को वो डाइजेस्ट कर दिया। तो अब उसका रीज़न क्या है? तो इससे सिंपल आपको क्या पता चल रहा है कि सलाइवा जो है वो एक टाइप का एंजाइम है जो कि स्पेसिफिक कंडीशंस पे ही वर्क करता है, और वो स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो पीएच रेंज है। पीएच का रेंज कुछ ऐसा होना चाहिए जिसपे सलाइवा वर्क करे, और वो रेंज क्या होता है, या तो बेसिक रहे या न्यूट्रल रहे। अगर पीएच जो है वो एसिडिक चला जाएगा तो सलाइवा जो है वो वहाँ पे फंक्शन नहीं करता है। साथ ही में टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन टेम्परेचर से ज़्यादा यहाँ पे पीएच का इफेक्ट है। एक यहाँ पे अमेजिंग सा फैक्ट दिया है, डू यू नो स्टमक का जो विंडो है उसका डिस्कवरी हुआ था एंजाइम, उसकी डिस्कवरी से मतलब एंजाइम इफेक्ट, डाइजेशन में एंजाइम का क्या इफेक्ट है उसको साइंटिस्ट पढ़े थे। तो एक अमेरिकन सोल्जर थे मार्टिन, उनको एक्सीडेंटली उनके स्टमक में जो है वो बुलेट लग गया था, एंड डॉक्टर ब्यूमट उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। तो उनके वुंड को जब वो ट्रीट कर रहे थे तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि उस होल को कवर कर देते हैं स्किन जो है उसको यूज़ करके, और एक पाइप जो है वो वहाँ पे उस होल में इंसर्ट कर देते हैं डाइजेस्टिव जूस को, जहाँ से वो बाहर निकाल पाएँ। उस डाइजेस्टिव जूस का यूज़ करके वो एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कर रहे थे कि उस डाइजेस्टिव जूस से वो फूड को कैसे डाइजेस्ट हो रहा है, उस प्रोसेस को वो देख रहे थे। तो ये प्रोसेस जब वो टेस्ट ट्यूब में अलग से कंडक्ट करा रहे हैं, सेम वही डाइजेस्टिव जूस जो कि स्टमक में प्रेजेंट है उसी चीज़ को यूज़ करके वो बाहर में फूड अगर डाइजेस्ट करा रहे हैं तो उस डाइजेशन में टाइम लग रहा था, लेकिन वही डाइजेस्टिव जूस जो है वो स्टमक के अंदर फूड को जल्दी डाइजेस्ट कर देता है। तब इस चीज़ को वो स्टडी करते करते जाने कि एक टाइप का एंजाइम, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में खुद ब खुद बन रहा होता है, और ये सब्सटेंस जो है वो डाइजेस्टिव जूस को हेल्प करता है कि वो फास्ट जो है वो ईजिली और फास्ट वर्क करे।
नेक्स्ट आते हैं अब कि मोस्टली जो एंजाइम्स हैं वो सारे प्रोटीन्स होते हैं और हर एक सेल में ऐसे ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एंड ये जो एंजाइम्स हैं वो उन सारे रिएक्शंस को स्पीड अप करने में हेल्प करते हैं, जिस भी रिएक्शन में कुछ सिंथेसाइज हो रहा हो या फिर किसी चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा हो। दैट सिंपली मीन्स ना कि जैसे कि हम लोग बाकी केमिकल रिएक्शंस में पढ़े हैं कैटलिस्ट का रोल, जो रेट ऑफ रिएक्शंस को ऑल्टर करते हैं, कोई रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फास्ट हो जाता है, तो सेम वही रोल यहाँ पे एंजाइम्स का है। तो एंजाइम्स जो हैं उनको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो एंजाइम्स हैं उन लोग सबका अपना अपना प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि हर एंजाइम जो है वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन जो है वो हमारा स्टमक सेक्रीट करता है और ये पेप्सिन एंजाइम जो है वो डाइजेशन में हेल्प करता है, जो कि अपने खुद के वेट से 50 टाइम्स ज़्यादा प्रोटीन्स को वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो पेप्सिन का काम यहाँ पे प्रोटीन के डाइजेशन का है। वो किसी और दूसरा जो अगर कंपोनेंट होगा फूड का, फॉर एग्जांपल अगर कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है, उसको वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, उसका काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का है, तो वो प्रोटीन के डाइजेशन में ही हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे बॉडी में क्या सारा फंक्शन है। तो जब माउथ में डाइजेशन स्टार्ट हो गया है, उसके बाद वो फूड जो है वो माउथ से स्टमक तक पहुंचता है। स्टमक में जब वो जाता है तो उस फूड के पासेज के लिए ना कुछ ल्यूब्रिकेंट्स रिलीज होते हैं, जिसको हम लोग म्यूकस बोलते हैं, जो अभी स्टार्टिंग में देख रहे थे। तो ये म्यूकस है वो कहाँ पे सेक्रीट होगा, तो माउथ से स्टमक तक जा रहा है, तो माउथ से स्टमक तक जो पाइप कनेक्ट करता है वो कौन सा है, ईसोफेगस, अभी फिगर में देखे थे। तो ये जो ईसोफेगस है वहाँ पर ये म्यूकस सेक्रीट होता है। एंड एक प्रोसेस है जिसको पेरिस्टालसिस बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। इस मूवमेंट के थ्रू जो फूड है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव होता है। इसमें कंटिन्यूअसली जो ईसोफेगस है उसके वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये जो फूड है वो धीरे धीरे नीचे उतरता है। जब वो नीचे आता है तब हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कुछ एंजाइम है पेप्सिन, जिसको अभी पढ़े, ये दोनों एंजाइम्स जो है वो सेक्रीट होते हैं हमारे स्टमक से और वो प्रोटीन के डाइजेशन को स्टार्ट कर देते हैं। चर्निंग, ग्राइंडिंग एंड मिक्सिंग विद डाइजेस्टिव जूस इन द स्टमक टर्न्स फूड टू थिक फ्लूइड दैट passes in spurts in the small intestine। तो डाइजेस्टिव जूस के साथ में जब ये सारा फूड जो है वो मिक्स होता है, मिक्स होकर के वो एक थिक फ्लूइड बना लेता है और ये फ्लूइड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जाता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो नियरली 20 फीट लॉन्ग होता है। यहाँ पे डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं वेसल्स में। अब ये जो वेसल्स हैं वो कौन से होंगे, ब्लड और लिम्फ वेसल्स होंगे। फिर ये ब्लड और लिम्फ वेसल्स जो हैं वो इन सारे डाइजेस्टेड कंपोनेंट्स को हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक पास करा देते हैं। जो डाइजेस्टिव जूस है वो लिवर और पैनक्रियाज से भी सेक्रीट होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड है तो वहाँ पे डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस जो है उनमें सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, जो कि एक एल्कालाइन मीडियम वहाँ पे बनाएगा, मतलब बेसिक मीडियम बनाएगा, जो कि एंजाइम के फंक्शनिंग को हेल्प करता है। जैसे कि सलाइवा के फंक्शनिंग के लिए बेसिक और न्यूट्रल मीडियम रिक्वायर्ड था, वैसे ही एंजाइम्स कुछ कुछ हैं उनके फंक्शनिंग के लिए भी एल्कलाइन मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। तो पैनक्रियाटिक जूस जो है वो वहाँ का जो मीडियम है उसको एल्कलाइन बना देता है। एंड उसके बाद डाइजेस्टिव जूस जो है वो फंक्शनल हो जाते हैं। बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो है वो यहीं पे डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड उसके बाद कुछ स्टिमुलेटर्स होते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के दूसरे पार्ट्स को भी हार्मोन सेक्रेट करने के लिए बोलते हैं। स्टिमुलेटर मतलब जो किसी को जैसे वो बार बार जैसे उंगली करना कि ये काम कर, वैसा, तो वो स्टिमुलेट करते हैं कि कुछ हार्मोन्स को रिलीज करो। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे कॉलोनीज प्रेजेंट होते हैं, वॉल मतलब माइक्रोब्स जो हैं बहुत सारे हमारे स्टमक में, गट दिया है ना मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन के प्रोसेस को पूरा पूरा एड करते हैं। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें बहुत सारे फोल्डिंग्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको विलाई बोलते हैं। ये जो विलाई है वो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। देखो जैसे कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाए एंड उसके बाद हम लोग उसमें ऐसे ऐसे लाइन बनाते हैं। अब इन दोनों केसेस में यहाँ पे सरफेस एरिया ज़्यादा है या फिर यहाँ पे, ऑब्वियसली ये फोल्डेड वाले में, तो ये जो विलाई है वो इन्हीं फोल्डिंग्स को बोलते हैं, जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करेगा और इस इंक्रीज सरफेस एरिया के थ्रू जो फूड का एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो ब्लड वेसल्स हैं जैसे लिम्फ वेसल्स और जो ब्लड और लिम्फ वेसल्स हैं ये सारे क्या करते हैं कि ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसके बाद में हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक सप्लाई करते हैं। कुछ वाटर और सॉल्ट जो है वो यही स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जो बचा हुआ फूड है जो लार्जली अनडाइजेस्टेड रह गया है वो सारा मैटर जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड अब जो बचा कुचा मटेरियल है जिसको यहाँ पे स्टूल बोल रहे हैं, जो अनडाइजेस्टेड मैटर है, वो जो है वो एनएस से हमारे बॉडी से पास आउट हो जाता है। अब यहाँ पे देखना कि एमाइलेस,
ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये सारे पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट रहते हैं। जहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट था उसी पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब डाइजेशन में भी एमाइलेज का वर्क है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करना, ट्रिप्सिन का वर्क है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लाइपेज का वर्क होता है फैट को डाइजेस्ट करना। तो उनका सबका अपना अपना एक फंक्शन है, वो अब इसी चीज़ को डाइजेस्ट करेंगे। बाकी फूड कंपोनेंट्स में उन लोग का कोई काम यहाँ पे कोई रोल नहीं रहता है। तो जो भी फूड है जो इन बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में प्रेजेंट था, वो डाइजेस्ट होकर के लार्ज और कॉम्प्लेक्स से स्मॉल और सिंपल कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होकर के क्या बनाएगा, यहाँ पे शुगर बनाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो, उसका एग्जाम्पल दिया है स्टार्च, इस स्टार्च से बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, शुगर है। तो कार्बोहाइड्रेट से शुगर बनता है, प्रोटीन से एमिनो एसिड्स बनते हैं, और फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। जो बाइल है, मतलब बाइल जूस में जो बाइल प्रेजेंट होता है, ये जो है वो कुछ सॉल्ट्स को कन्वर्ट करता है। कुछ सॉल्ट जो होते हैं ना लिवर में, लिवर से सेक्रेट होता है बाइल जूस, तो वो हेल्प करता है क्या, फैट को मिसल्स में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब फैट के डाइजेशन में कौन हेल्प कर रहा है, हमारा लिवर। लिवर से सेक्रेट हो रहा है बाइल जूस वो। और वैसे ही लाइपेज एंजाइम का तो यहाँ पे वर्क था, यहाँ देखे थे ना कि लाइपेज जो है वो फैट के डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, तो उसी को हेल्प करता है ये बाइल जूस, लाइपेज को, ताकि फैट जो है वो डाइजेस्ट हो जाए। क्योंकि फैट जो है वो उसको डाइजेस्ट करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया डाइजेशन का। जो हमारा स्टमक है वहाँ पे भी एक बहुत ही वंडरफुल इकोसिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं, और ये जो बैक्टीरिया है वो डाइजेशन को बहुत हेल्प करते हैं। प्रोटीन्स, वाइटामिन्स और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको वो लोग यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको कि बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। और बहुत सारे गैस जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, अमोनिया, ये सारे कुछ को ये बैक्टीरियाज जो है वो सेक्रीट कर रहे होते हैं। तो ये मतलब इन माइक्रोब्स का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा इकोसिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के अंदर में प्रेजेंट रहता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, हाउ डज डाइजेस्टेड फूड रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। मतलब ये जो डाइजेस्टेड फूड है वो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैसे पहुँचता है। वो चीज़ अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े थे ना, कि कुछ वेसल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। ये जो वेसल्स हैं वो कौन से थे, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स थे। ये सारे क्या करते हैं कि जो भी फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट हुआ है और उससे जो भी प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, उन सबको ही हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कैरी करके ले जाते हैं। तो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं, फूड का जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट है वो सारे कुछ को हमारे बॉडी के कौन से पार्ट ट्रांसपोर्ट किए, वेसल्स। वेसल्स भी कौन से, तो ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। तो फूड यानी कि प्रिपेयर तो पूरा हो गया, जो प्रिपेयर नहीं मतलब डाइजेस्ट तो पूरा हो गया, एंड अब उसका होना है ट्रांसपोर्टेशन। तो इन ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं। अब वो सारे स्ट्रक्चर्स जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप यहाँ तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thanks for watching and please do subscribe if you are new to our channel.